हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन। हम सीडीपी का चैप्टर कर रहे हैं। सीडीपी के चैप्टर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, स्पेशल चाइल्ड यानी विशिष्ट बालक। हम कर क्या चुके हैं, देखिए विशिष्ट बालक के अंदर सबसे पहले हमने देखा था विशिष्ट बालक क्या होता है। इससे पार्ट 1 के अंदर हमने क्या किया था एक बार देख लेते हैं। हमने पहले किया था विशिष्ट बालक कौन है, ठीक है, ये देखा। दूसरा हमने देखा विशिष्ट बालक का प्रकार, विशिष्ट बालकों के प्रकार, विशिष्ट बालकों के प्रकार। विशिष्ट बालकों के प्रकार के बाद हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस किया था वो था गिफ्टेड चाइल्ड, यानी कि प्रतिभाशाली बालक। क्या किया था? प्रतिभाशाली बालक। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, देखिए गिफ्टेड बालक देखने के बाद हमने किया था गिफ्टेड बालक के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, यानी कि गिफ्टेड बालक की विशेषताएं। गिफ्टेड बालक की विशेषताएं, ठीक है। गिफ्टेड बालक की विशेषताएं करने के बाद हमने क्या किया था, गिफ्टेड बालकों की शिक्षा, गिफ्टेड बालकों की शिक्षा, कैसे शिक्षा होनी चाहिए वो किया था। फिर उसके बाद हमने किया था बैकवर्ड चाइल्ड। क्या किया था? बैकवर्ड चाइल्ड, यानी कि पिछड़े बालक। पिछड़े बालक के बाद हमने किया था पिछड़ेपन का कारण, पिछड़ेपन के कारण, यानी कि जो बालक पिछड़े हुए हैं उनके पिछड़ने के कारण क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पिछड़े बालकों की, पिछड़े बालकों के प्रकार किए। 9वां जो हमने टॉपिक पिछली क्लास में किया था, उसके बाद हमने पिछड़े बालकों की शिक्षा की, पिछड़े बालकों की शिक्षा। ये जो बालकों के प्रकार थे उसमें मैंने आपको बताया था निम्न मंदन, सामान्य मंदन, तीव्र मंदन, अति गंभीर मंदन, यानी कि माइल्ड, मॉडरेट, सर्व और प्रोफाउंड। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने, देखिए उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये हमने कल की क्लास में पार्ट 1 में देखा था, चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 1 में विशिष्ट बालक कौन है, विशिष्ट बालकों के प्रकार, गिफ्टेड चाइल्ड, गिफ्टेड बालकों की विशेषताएं, गिफ्टेड बालकों की शिक्षा, बैकवर्ड चाइल्ड पिछड़े बालक, पिछड़ेपन के प्रकार, पिछड़े बालकों के प्रकार और पिछड़े बालकों की शिक्षा। आज की हम जो क्लास शुरू करेंगे वो हम करेंगे क्रिएटिव चाइल्ड से। क्रिएटिव चाइल्ड, क्रिएटिव चाइल्ड का मतलब होता है सृजनशील बालक। कौन? सृजनशील बालक। सृजनशील बालक कौन होता है? देखिए सबसे पहले याद रखना 1920 में एक चीज सिद्ध कर दी गई कि सृजनशीलता और बुद्धि अलग है। सृजनशीलता और बुद्धि अलग है, यानी कि क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। जरूरी नहीं है कि जो बालक सृजनशील हो वो बुद्धिमान हो। समझ में आई बात? सृजनशीलता का मतलब क्या होता है? सृजनशीलता का मतलब होता है, देखिए किसी भी समस्या को, किसी भी समस्या के अनेक समाधान खोजना। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसके अनेक समाधान खोजेगा। और सृजनशील बालक के अंदर, सृजनशील बालक के अंदर एक और क्वालिटी होती है दोस्तों, किसी भी सिचुएशन में हटकर सोचना। किसी भी सिचुएशन में दूसरों से हटकर सोचना, दूसरों से हटकर सोचना,
ठीक है, दूसरों से हटकर सोचना। तीसरी चीज होती है नवीन तरीके की खोज करना। नवीन तरीके की खोज, यानी कि जो क्रिएटिव बालक होगा वो नवीन तरीके की खोज करेगा। और बुद्धिमत्ता और जो आपकी क्रिएटिविटी है वो दो अलग अलग चीज हैं। ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, क्रिएटिव बालक की विशेषताएं देखते हैं। क्या करते हैं, क्रिएटिव बालक की विशेषताएं देख लेते हैं एक बार कि क्रिएटिव बालक की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, चलिए क्रिएटिव बालक की विशेषताएं देखते हैं। लाइक का बटन भी दबा देना जो नए स्टूडेंट हैं। चलो जी, टॉपिक हो गया सृजनशील बालकों की विशेषताएं। क्रिएटिव बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं? तुमने कभी ध्यान से सोचकर समझने की कोशिश की है कि क्रिएटिव बच्चों की विशेषताएं क्या होंगी? देखिए, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत विशेषताएं हैं। बुद्धिमान तो ये होते ही हैं, कोई डल बच्चा सृजनशील नहीं हो सकता, लेकिन बुद्धिमान हो 140 प्लस आईक्यू की जरूरत नहीं है। 120 बुद्धि लब्धि से ज्यादा होना, 120 आईक्यू से ज्यादा होना चाहिए। 120 आईक्यू से अधिक होती है इनकी आईक्यू। दूसरा जो इनका मेन पॉइंट होता है, किसी भी काम को करते समय हटके सोचना। किसी भी कार्य को करते समय हटकर सोचना, डिफरेंट सोचना। हटकर सोचना का मतलब होता है डिफरेंट तरीके से सोचना। ठीक है, भीड़ चाल भेड़ चाल में ये नहीं चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है, यानी कि तार्किक चिंतन का प्रयोग करते हैं ये। कैसे चिंतन का? तार्किक चिंतन का प्रयोग। तार्किक चिंतन का मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग। ये लॉजिकली सोचते हैं, इसीलिए एक समस्या के कई तरीके निकाल लेते हैं। उसके बाद अमूर्त चिंतन अधिक होता है। अमूर्त चिंतन अधिक, यानी कि अलग अलग तरीके सोचने के लिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कोई चीज सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच पाना। इनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद इनके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत होती है। कैसी? डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन बहुत ज्यादा होता है। अपसारी चिंतन का मतलब किसी भी प्रॉब्लम के कई प्रॉब्लम्स की तरफ सोच पाना। अपसारी चिंतन ये होता है, आप दिमाग यहां पर है, किसी भी समस्या के 1 2 3 4 5 6 इतने सारे जो है समाधान ये सोच पाते हैं। ठीक है, ये जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं ये अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करते हैं। तो इनके अंदर स्वायत्तता, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। सातवां पॉइंट, अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। अच्छे समस्या समाधान करता होते हैं ये। ठीक है, अच्छे समस्या समाधान करता होते हैं ये सारी बातें समझ में आई आपके? बिल्कुल सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहा होगा, आई होप सो। ठीक है, और रहना भी नहीं चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि मेरी जो कोशिश है वो यही है कि आप लोगों को जिस तरीके से मैं चीजें कराऊं, आपके माइंड के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए, उसके बाद अब ये इतने अच्छे होते हैं, तो आठवां पॉइंट क्या होता है? नवीन कार्य करने के इच्छुक, यानी कि नया काम करने के हमेशा इच्छुक रहते हैं। नवीन कार्य करने के लिए उत्सुक रहते हैं, यानी कि कोई भी नया कार्य इनको करने के लिए दो, ये उस कार्य को करने के अलग अलग तरीके खोज लेते हैं। तो ये उस नए कार्य को करने के लिए हमेशा क्या रहते हैं? उत्सुक रहते हैं। ठीक है, समझ में आई बातें या नहीं आई? चलिए, इनके एक और है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, विचारों के अंदर या विचारों में ओरिजिनलिटी होती है।
यानी कि इनके विचार कैसे होते हैं, मौलिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये नया तरीका खोजते हैं तो ये खुद ही उसको जो है ये तरीका कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करते, इनका खुद का तरीका होता है ये। तो विचारों में इनकी मौलिकता दिखेगा। ठीक है, अब यहां पर रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, ये नई नई चीजों को बनाते हैं। रचनात्मक प्रवृत्ति क्या होती है इनके अंदर, रचनात्मक प्रवृत्ति, इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव माइंड। कैसा होता है, कंस्ट्रक्टिव माइंड होता है इनका। सारी बातें यहां तक समझ में आ गई या नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो अब यहां पर आप मुझे बताओ, आपसे कोई पूछे सृजनशील बालक क्या, बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच में डिफरेंस है, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। किसी भी समस्या के अनेक समाधान सोचेगा क्रिएटिव बालक, किसी भी सिचुएशन में दूसरों से हटकर सोचेगा, नवीन तरीकों की खोज करेगा। और क्रिएटिव बालक की जो नेचर होती है उसके विचारों में मौलिकता मिलेगी। किसके अंदर, सृजनशील बालक के अंदर मौलिकता। डाइवर्जेंट थिंकर होता है ये। उसकी विशेषताएं 120 से ज्यादा आईक्यू, किसी भी काम को करते समय हटकर डिफरेंटली सोचना, लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन का इसके अंदर प्रयोग करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का प्रयोग करता है, अमूर्त चिंतन, अपसारी चिंतन, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, नया काम करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहता है, विचारों के अंदर मौलिकता रहती है, इसके खुद के विचार होते हैं, खुद के सॉल्यूशन होते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं होते, और कंस्ट्रक्टिव माइंड होता है, रचनात्मक प्रवृत्ति इसके अंदर होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि इनके लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है सृजनशील बालकों के लिए शिक्षा। ये कौन होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, आपको पता लग गई होंगी। तो अब इनके लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी तो लाइक जरूर करें, नए स्टूडेंट सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी सारी बातें ध्यान में नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये वाली बात तो आपको हमेशा ध्यान में रखनी ही पड़ेगी कि लाइक का बटन आपको जरूर दबाना है। इनके लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, देखिए सबसे पहली बात, इनको शिक्षा देते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है, वो ये है कि इनके लिए प्रयोगशाला का उपयोग करें। सबसे पहली बात जो इनके लिए होगी वो ये कि प्रयोगशाला का उपयोग। प्रयोगशाला का मतलब क्या होता है, प्रयोगशाला का मतलब होता है यूज ऑफ लेबोरेटरी। आपने देखा होगा हिंदी लैब, इंग्लिश लैब, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, हर चीज की लैब हो गई है। तो क्रिएटिव बच्चों के लिए काफी जरूरी होती है। क्योंकि क्यों उपयोग करना क्यों जरूरी होती है, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति यानी कि सृजनशील बालकों की प्रवृत्ति रचनात्मक होती है, तो इनके लिए लैब जरूरी है। रचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिव होती है, इसीलिए इनको लैब की जरूरत बहुत ज्यादा रहती है। ज्यादा से ज्यादा प्रयोगशाला का प्रयोग करने देना चाहिए, यानी कि इनको ज्यादा से ज्यादा लैब का प्रयोग करने दें, क्योंकि इसके अंदर उपकरण होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं जिससे नए नए प्रयोग बच्चा कर सकता है। प्रयोग करने दें। चलो ये बात भी आपकी समझ में आ गई कि प्रयोगशाला का उपयोग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है क्विज प्रतियोगिता। क्विज प्रतियोगिता होना चाहिए। ठीक है, इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें प्रतियोगिता का हिस्सा बनाओ, प्रतियोगिता का हिस्सा बनाओ, प्रतियोगिता का हिस्सा बनाओ इन्हें। ठीक है, क्योंकि प्रतियोगिता में भाग लेने से उनकी क्रिएटिव थिंकिंग में वृद्धि होगी। क्यों करना चाहिए, इससे उनका सृजनात्मक चिंतन अच्छा होगा। सृजनात्मक यानी कि नई चीज बनाना, और क्रिएटिव बालक ही बनाता है। सृजनात्मक चिंतन बेटर होगा, क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा
बेटर हो जाएगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपकी? समझ में क्लैरिटी के साथ बिल्कुल आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े स्टूडेंट। एक बार लाइक का बटन और दबा दो यार, मजा आ जाएगा। एक सेकंड दोस्तों। हाँ जी, आ गए हैं हम। एक सेकंड रुकिए यार, एक सेकंड दीजिए मुझे। ये बाहर से पता नहीं कैसी आवाज आ रही है, शायद आप लोगों को नहीं आ रही, बिल्कुल मेरे कान में लग रही है। तब तक आप लाइक शेयर कर दो, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ जी, चलिए, तो इनके लिए क्विज वगैरह होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे। देखिए इनके लिए व्यक्तिगत ध्यान होना चाहिए। व्यक्तिगत ध्यान, पूरी क्लास के अंदर एक दो बालक तो आपका क्रिएटिव मिलेगा आपको, तो उसके ऊपर इंडिविजुअल इंडिविजुअल अटेंशन जरूर देनी है। वैसे तो हर बच्चे के ऊपर देनी है, लेकिन व्यक्तिगत ध्यान इन बच्चों के ऊपर देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि विशिष्ट ध्यान देकर इन्हें शिक्षा प्रदान करो। इनकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है काफी तेज होती है। यानी कि व्यक्तिगत ध्यान क्यों देंगे? क्योंकि इनकी सामान्य बच्चे से सोचने समझने की क्षमता अधिक होगी, क्षमता तेज होगी, तो जो उन्हें वो चीज अच्छी लगेगी वो उनके लिए अच्छी नहीं होगी। प्लस इनके लिए क्या करना चाहिए? विशिष्ट ध्यान देकर शिक्षा दो, यानी कि इन बच्चों पर विशेष ध्यान देकर शिक्षा देनी चाहिए। विशिष्ट ध्यान देकर इन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें शिक्षा देनी चाहिए। तो ये थे आपके सृजनशील बालकों के लिए शिक्षा। प्रयोगशाला का उपयोग करो, क्विज प्रतियोगिता करवाओ और व्यक्तिगत इनके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, सारी चीज समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अब समस्यात्मक बालक देख लेते हैं। अब एक प्रकार और रह गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समस्यात्मक बालक। इसको बोला जाता है प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड। एक बच्चा जिसको अनेकों समस्याएं हो सकती हैं। अब क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं वो तुम्हें देखना पड़ेगा, और वो ही हम देखेंगे, और इसीलिए ही ये सेशन बनाया गया है, ताकि हर एक चीज आपको समझ में आए। चलिए, समस्यात्मक बालक कौन होता है? सबसे पहले तो ये देखते हैं। देखिए देखिए, जो बच्चे दूसरों के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। जैसे कक्षा में इशारे करना, नाखून काटना, किसी को पीछे से मारना, कक्षा से झूठ बोलकर भागने वाले, और कक्षा के अंदर भयभीत रहने वाले। ठीक है, यानी कि समस्यात्मक बालक का मतलब है इन्हें व्यक्तिगत तौर पर समस्या रहती है, इन्हें कोई प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से ये सब कुछ करते हैं। और उसकी वजह से ये क्या करते हैं? सबसे पहली बात है, देखिए, कक्षा में शोर मचाना, मारपीट, कक्षा से भाग जाना, झूठ बोलना, इशारे करना, पढ़ाते वक्त इशारे करना आदि, इन बच्चों को ये सारी समस्या रहती है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इन बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए और ये इन्हें समस्याएं क्यों रहती हैं? तो देखिए, आपने बिल्कुल ठीक सोचा कि इन समस्याओं वाले बालकों को पढ़ाना काफी डिफरेंट हो जाता है, लेकिन इनके लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए वो एक बार देख लेते हैं। कि अगर कोई बच्चा ऐसे करे तो आप करेंगे क्या? आप किस प्रकार की जो है बच्चों को शिक्षा देंगे वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बेटर रहेगा देखना।
चलिए, सबसे पहले घरेलू वातावरण में सुधार करना जरूरी है इनके लिए। समस्यात्मक बालकों की शिक्षा। तो समस्यात्मक बालकों को शिक्षा देते वक्त सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है, घरेलू वातावरण में सुधार होना चाहिए। घर के अंदर जरूर कोई दिक्कत है इनके, घरेलू वातावरण में सुधार। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंप्रूवमेंट इन होम एनवायरनमेंट। इंप्रूवमेंट इन होम एनवायरनमेंट। इन बच्चों के घर का वातावरण अच्छा होना चाहिए, क्योंकि घर में कलह होगा तो बच्चा उसे देखकर उसी प्रवृत्ति का हो जाएगा। इसका मतलब होता है घर में कलह। घर में कलह, घर में कलह होगी तो क्लासरूम में जाकर भी बच्चा वैसा ही करेगा। तो घरेलू वातावरण के अंदर सुधार होना चाहिए, क्योंकि वैसी ही प्रवृत्ति बच्चे की हो जाती है। दूसरा है गुड टीचिंग मेथड। इन्हें अच्छे टीचिंग मेथड से पढ़ाओ, इंटरेस्टिंग। गुड टीचिंग मेथड्स का उपयोग, अच्छे शिक्षण विधियों का प्रयोग। टीचिंग मेथड का मतलब शिक्षण विधियां। अच्छी अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग इनके लिए आप करोगे, क्योंकि छोटे बालकों और ऐसे बालकों को पढ़ाते समय विधियां अच्छी होनी चाहिए। समस्यात्मक बालकों के लिए किंडरगार्टन विधि हो सकती है, इनके लिए किंडरगार्टन मेथड हो सकता है। ठीक है, चलिए, वेल एंड गुड। सारी बातें आप समझ रही हैं, और यही मुझे चाहिए था कि आप सारी बातों को समझें, और कुछ नहीं चाहता मैंने। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई, आपके समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब तीसरा है स्कूल का अनुशासन, स्कूल डिसिप्लिन। स्कूल का अनुशासन, इससे मेरा क्या मतलब है? देखिए, स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी होनी चाहिए बच्चों के लिए। स्कूल का अनुशासन अधिक कठोर नहीं होना चाहिए, स्कूल का अधिक कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के सिर पर डंडा रहेगा तो वो ज्यादा चिड़चिड़ा होगा। अगर इतना ज्यादा नहीं को टोकोगे तो बच्चा वो नॉर्मली भी वो करेगा। तो अधिक कठोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और टीचर को चाहिए कि वो डिस्क्रिमिनेशन ना करे, पक्षपात ना करे, और अनेकों बुराइयों से बचे, जैसे कि फेवरेटिज्म से बचे, कि अपने ही जो है पिछलग्गू बच्चों को पढ़ाए, बाकियों को ना पढ़ाए। ठीक है। चौथा पॉइंट बहुत जरूरी है, और वो ये है कि इन बच्चों को ना इनकी एबिलिटी के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। अभिरुचि यानी कि रुचि और क्षमता के हिसाब से शिक्षा। रुचि और क्षमता के अनुसार इनको क्या देनी चाहिए? शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि बच्चों की एबिलिटी का पहचान करो, यानी कि जितने भी समस्यात्मक बालक है उनके अंदर ये देखो कि इन बालकों के अंदर कौन से बालक में क्या एबिलिटी है, और उनकी उन्हीं एबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ाओ, क्योंकि इन बच्चों को इनकी एबिलिटी और इंटरेस्ट के अनुसार शिक्षा देने से इनका जो स्तर होगा, इनका जो लेवल होगा, वो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा, और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ऐसे बच्चों के लिए खेल के पीरियड और म्यूजिक के पीरियड जरूर लगाने चाहिए। मनोरंजन की सुविधा होनी चाहिए। मनोरंजन की सुविधा, मनोरंजन का मतलब ये नहीं है गानों पर, डीजे पर डांस करवाओगे, यानी कि थोड़ा बहुत बच्चे के लिए रिक्रिएशन की सुविधा होनी चाहिए। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, जैसे झूले हों, अच्छी लाइब्रेरी हो, गेम्स का पीरियड लगे, स्पोर्ट्स उनके लिए कॉम्प्लेक्स हो, जिम हो। समझ में आई मेरी बात? तो मनोरंजन की भी इनकी सुविधा होना चाहिए। तो ये थे अपने कौन? ये थे अपने समस्यात्मक बालक।
तो समस्यात्मक बालक, इन्हें व्यक्तिगत तौर पर समस्या रहती है, कक्षा में शोर मचाते हैं, मारपीट करते हैं, कक्षा से भाग जाते हैं, झूठ बोलते हैं, इशारे करते हैं। इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? घरेलू वातावरण में सुधार होना चाहिए, इंप्रूवमेंट इन होम एनवायरनमेंट, गुड टीचिंग मेथड का प्रयोग होना चाहिए, शिक्षण विधियां जो अच्छी हो उनका प्रयोग होना चाहिए। स्कूल डिसिप्लिन, स्कूल का अनुशासन अधिक कठोर नहीं होना चाहिए वरना ये डरेंगे। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, इनकी रुचि और क्षमता के अनुसार इन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए और इनके लिए मनोरंजन की सुविधा होनी चाहिए, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज इनके लिए होना चाहिए। अब एक लास्ट प्रकार रह गया बालकों का, ऐसे बालकों का, फिर ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और वो कौन है? वो है अपराधी बालक। अपराधी बालक, ये जो अपराधी बालक होते हैं, डेलिक्वेंट चाइल्ड बोलते हैं इन्हें। ठीक है, देखिए बाल अपराध जो होता है इसका मतलब है कि एक बालक जिसकी उम्र 18 साल से कम है और उसने कोई अपराध कर दिया, जैसे चोरी करना, मारपीट करना, खून करना, रेप करना, ऐसी घटिया काम करना, यानी कि कोई भी 18 साल से कम के व्यक्ति ने, यानी कि 18 साल से कम उम्र के बालक होते हैं ये, सबसे पहली बात तो अपराध किया होता है, कोई क्राइम किया होता है इन बच्चों ने। ठीक है, अब इनके लिए क्या होना चाहिए? इनके लिए होते हैं सेपरेट स्कूल। क्या होते हैं? सेपरेट स्कूल होते हैं इनके लिए, अलग स्कूल होते हैं। क्या होते हैं? अलग स्कूल होते हैं। ठीक है, इनके लिए अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं क्योंकि ये अपराधी बालक होते हैं, इनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन ठीक नहीं होती, तो साइको डायनामिक मेथड यूज किया जाता है। साइको डायनामिक मेथड, साइको डायनामिक मेथड का आप उपयोग करोगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर पढ़ाई की बजाय काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग होती है व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल काउंसलिंग किया जाता है और इसके अंदर सूझबूझ उत्पन्न करने के काम किए जाते हैं ताकि अपराधी प्रवृत्तियां कम हो और नॉर्मल बच्चा बन जाए। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं? चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। और इसके लिए एक और विधि यूज होती है, दो विधियों का ज्यादा यूज होता है, ये इनके नाम भी नहीं सुनोगे तुम यूट्यूब पर क्योंकि टीचर्स को शायद ही पता होगा। एक होती है इसकी रिहेबिलिटेशन मेथड, रिहेबिलिटेशन मेथड, पुनर्वास विधि। ये जो पुनर्वास विधि है ये भी जो है अपराधी बालकों के लिए होती है। इसके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जहां पर उसे सेल्फ स्टडी करवाई जाए। इसके अंदर बच्चे को खुद वैसा वातावरण दे दे जो सेल्फ स्टडी के लिए अच्छा हो और दूसरों के टच में ना आए। ठीक है, क्योंकि अपराध करने की जो भावना होगी जब वो पढ़ेगा तो वो दब जाएगी। तो रिहेबिलिटेशन मेथड, पुनर्वास विधि का भी प्रयोग इसके अंदर किया जा सकता है। तो ये आज की क्लास थी, आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताना। 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर कौन सा करना चाहते हो बताओ? तीसरा चैप्टर कौन सा करोगे? तीसरा चैप्टर बताओ। बताओ जल्दी से। तीसरा चैप्टर हम करते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। चलो ठीक है, चैप्टर नंबर 3 हम क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 3 हम करेंगे हेरिडिटी एंड, नहीं ये नहीं करते यार, ये मैं काफी बार करवा चुका हूं, मैं बोर हो जाऊंगा। और बताओ कोई सा चैप्टर यार, ये बाद में कर लेंगे। और बताओ कौन सा चैप्टर करवाऊं मैं? मेमोरी एंड फॉरगेटिंग करवा देता हूं। चलो चैप्टर 3 मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। मेमोरी एंड फॉरगेटिंग को क्या बोलेंगे?
स्मृति और विस्मृति, स्मृति और विस्मृति। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 होगा और उसका जो पार्ट 1 होगा वो मिलेगा कल रात, यानी कि कल कौन सी तारीख है, 10 नवंबर को, 10 नवंबर 2021 को आपको वो मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट आते हैं भाई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ होनी चाहिए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, ब्रूनर करवा दूंगा यार, 15 मिनट की थ्योरी, वो ये कहना चाहता हूँ जब बुद्धि का आएगा ना तब करवाऊंगा ब्रूनर। ये कहना चाहता हूँ कि जो नए स्टूडेंट हो यार, सब्सक्राइब जरूर करो। दिन के अंदर जो वीडियोस थी वो आज मैंने जानबूझ के ज़्यादा नहीं डाली, कल से फिर वही रूटीन हो जाएगा, 5-5 6-6 वीडियोस दिन की, और शाम का अपना 9 बजे का लाइव सेशन। ख्याल रखे अपना, और जो नए स्टूडेंट है वो जरूर कमेंट करे, हमारे परिवार का हिस्सा बने बैक टू स्कूल का। ठीक है, बाय बाय जी, ख्याल रखे अपना।